मैं तादर चक्कम, फिलहाल यहाँ ईटानगर चिंपू में मैं पहुँचा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स के ऑफिस पर, और सुनने को आया कि यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच एक दिन का वर्कशॉप करा रहे हैं। और हमें यह भी पता चला कि जनजाति सुरक्षा मंच के नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ आया हुआ है। मैं उनसे ये बात करने का अवश्य कोशिश करूँगा कि इस जनजाति सुरक्षा मंच का उद्देश्य क्या है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में वो किस तरह से काम कराना चाहता है और समाज को जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से क्या संदेश है, इस पर मैं जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ। तब तक वॉइस नाउ के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ बने रहें। मैं सत्येंद्र सिंह वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश के जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजित स्टेट वर्कशॉप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो डिलिस्टिंग विषय का जो मुद्दा है, इसको लेकर के कार्यशाला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। वास्तव में जनजाति सुरक्षा मंच का जो ये डिलिस्टिंग का जो मामला है, ये मामला स्वयं जनजाति समाज के डॉक्टर कार्तिक उरांव, जो 1967 में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था कि जो जनजाति समाज के लोग धर्मांतरित होकर के या तो ईसाई बन गए हैं या तो मुसलमान बन गए हैं, उनको जनजाति आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने मुद्दा को उठाया, संयुक्त संसदीय समिति भी बनी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। बाद में कार्तिक बाबू के गुजर जाने के बाद इस मुद्दे को जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से इसमें लगा हुआ है। निरंतर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चला रहा है। 2009 में हस्ताक्षर अभियान किया गया, 28 लाख लोगों का हस्ताक्षर पूरे देश में हुआ है। उसमें उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 18 जनवरी 2010 को वो ज्ञापन सौंपा गया। बाद में 2019-20 में पूरे देश भर के जितने डीएम हैं, डीसी हैं, उनके माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ऐसा करके निरंतर चल रहा है। विगत 2021 से 22 ये हमारा पूरे देश में जो रैलियां चल रही है, डिलिस्टिंग रैली, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुसलमान बन गए हैं और वो जनजाति के संविधान में दिए हुए आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो दोनों लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी ले रहे हैं और जनजाति का भी ले रहे हैं। तो ये डबल बेनिफिट उनको मिल रही है। और हमारे जो मूल जनजाति समाज के लोग हैं वह पूर्व से जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। तो ये धर्मांतरी लोगों के आरक्षण ज़्यादा लाभ लेने के कारण हमारा अधिकार घट जा रहा है और हमारा मूल समाज जैसा का तैसा ही है। इसलिए वो अगर हट जाते हैं सूची से, तो जो मूल जनजाति समाज है वह वास्तव में एक आगे बढ़ेगा, उनको एक अवसर मिलेगा। क्योंकि वो सभी क्षेत्र में जो जितना रिजर्व सीट है, चाहे एमएलए का होगा, एमपी का होगा या जिला स्तर में, पंचायत स्तर में होगा, वह भी उसका लाभ दे रहा है। तो ये उनको लाभ न मिले, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि रह गई। जैसे 341 में अनुसूचित जाति के लिए एक स्पष्ट निर्देश है कि जो धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, उनको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिलेगी, स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है। लेकिन 342 में अनुसूचित जनजाति वाला में ये प्रतिबंध छूट गया। इस प्रतिबंध के छूट जाने के कारण वो इसका लाभ लेते जा रहे हैं। डिलिस्टिंग का मुद्दा यही है कि 342 में संशोधन हो
और जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण की सुविधा न मिले, ये अपना एक स्पष्ट मांग है। इस प्रकार से सारी आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। बड़े बड़े रैलियां हुई हैं जिला स्तर की। हमारा पूरे देश में सांसद संपर्क अभियान दिल्ली में 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक ये चला अभियान। पूरे देश के लोग वहाँ प्रतिनिधि आए थे और एक टोली में 3-4 लोग थे, 3-4 मिलकर के 20 सांसदों से संपर्क किए। ऐसे उस दरमियान में 450 सांसदों से मिलना हो गया है। वह किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का है। सब लोगों ने हमको समर्थन किया है कि वास्तव में ये मांग जायज़ मांग है, अच्छी मांग है, ये सरकार को देना चाहिए। सभी ने कहा कि हम इसमें मदद करेंगे। एक अवसर निश्चित आएगा कि सब लोग साथ देंगे, पूरा समाज साथ देगा। क्योंकि ये जनजाति की सिर्फ समस्या नहीं है कि पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातन समाज की समस्या है। इसलिए पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदू समाज, सभी जनजाति समाज के लोग इसमें लगेंगे तो निश्चित ये सरकार को मानना पड़ेगा और ये मांग हमारी पूरी होगी। धन्यवाद। वैसे सर, आप जो बोल रहा है, जो डबल बेनिफिट जो दे रहे हैं, ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसको डबल ले रहा है? इसमें एक तो अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 में कुछ ट्रेनिंग के लिए जो जनजाति समाज के लोगों को कुछ ट्रेनिंग की सुविधाएं होती हैं, वो ट्रेनिंग की सुविधा जो मूल है उनको नहीं मिलता है। कार्तिक बाबू ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 27 का वो घोर उल्लंघन है। अनुच्छेद 27 के माध्यम से ब्रदर का ट्रेनिंग होता है, फादर का ट्रेनिंग होता है, सिस्टर का ट्रेनिंग होता है और एक साल में करोड़ों रुपया उस ट्रेनिंग में खर्च होता है। ये जनजाति के आरक्षण का लाभ उसके फादर और सिस्टर के ट्रेनिंग में होगा। उसके धर्म प्रकाशन का जो पुस्तक है, कुछ पुस्तक छपता है, प्रचार के लिए पुस्तक छपता है, वह आरक्षण का जो पैसा है उसी से छप रहा है। और साथ ही उनका जितना भी स्कूल चलता है, मिशन का स्कूल चलता है, मिशन के स्कूल में जनजाति ये सब होने के कारण अगर 125 रुपया एक शिक्षक को देते हैं, अगर उदाहरण के रूप में, तो 100 रुपया सरकार देती है हमारे कोटे से, जनजाति के कोटे से, और 25 रुपया वो जो उस मिशन का है, ईसाई का प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा मिलता है। तो इस तरह से ये डबल लाभ लेता है। ये थे आज के जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, वॉइस नाउ के सभी दर्शक स्पष्टता के साथ समझ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ हम आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।